दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी सारी खबरें सामने आई है जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर चीन और फिलीपींस से सामने आ रही है। दरअसल खबरों में तो हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार कोशिश करता है और ये दावा करता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसी का है, लेकिन अब ऐसे पूरे मामले पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि फिलीपींस ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। सोमवार सुबह फिलीपींस और चीनी जहाज के बीच में टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। चीन ने कहा कि फिलीपींस ने चेतावनी की अनदेखी की थी, इसके बाद यह हादसा हुआ है। चीन ने कहा कि फिलीपींस ने सेकंड थॉमस शॉल के करीब एंट्री करने की कोशिश की और इसी के बाद यह हादसा हो गया। हालांकि हादसे में कितना नुकसान हुआ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। बता दें कि यह हादसा स्प्रेटली आइलैंड के पास हुआ है। 6 देश इस आइलैंड पर अपने दावे की बात करते हैं। बहरहाल फिलीपींस की तरफ से इस दावे को गलत बताया गया है। फिलीपींस आर्म फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि चीन झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। चीन के कोस्ट गार्ड क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सेकंड थॉमस शॉल जिसकी बात कर रहा है चीन, वह तो फिलीपींस के तट से 370 किलोमीटर दूर है। साफ है दोस्तों कि चीन और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी में एक बार फिर से टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि चीन के जहाज फिलीपींस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ये दावा कर रहा है कि फिलीपींस ने उसके ऊपर अटैक किया है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन और अमेरिका से सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारी कर ली है। ताइवान के बाद तिब्बत पर चीन को घेरने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। दरअसल इसके संकेत तब आए जब अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत आया। बता दें कि इसमें अमेरिका के सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हुई थी। अमेरिकी डेलीगेट्स ने मंगलवार को दलाई लामा से मुलाकात की। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात करने को लेकर वह उत्सुक दिखाई दिए। वहीं हाल ही में अमेरिका के सीनेट में एक बिल भी पास हुआ जिसमें तिब्बत पर चीन के दावे को चुनौती देने का काम अमेरिका करेगा। इसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का नाम दिया गया है। ताइवान के बाद नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने के लिए भारत पहुंची थी। इसके बाद चीन को इस बात से मिर्ची लगना तय था, क्योंकि चीन दलाई लामा के नजदीक आने वालों से चिढ़ता है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वह इस मुलाकात से काफी ज्यादा चिंतित है और भारत को ऐसा मंच अमेरिका और तिब्बत को नहीं देना चाहिए था। साफ है कि चीन इस समय काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके ऊपर चीन की तरफ से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह एक खास रैंकिंग को लेकर है। दरअसल दोस्तों किसी भी देश के लिए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से डिप्लोमेसी काफी आवश्यक होती है। G7 का हिस्सेदार देश न होने के बाद भी इनवाइट किया गया और यही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत की डिप्लोमेसी भी लगातार बढ़ रही है और इसी को लेकर साल 2024 की ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत लगातार इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी के लिए दुनिया के देशों में पीछे था, वह अब सबसे आगे निकल रहा है। इस इंडेक्स रिपोर्ट में 194 देशों में से भारत की डिप्लोमेसी के आधार पर 11वां नंबर आता है। हालांकि भारत टॉप 10 में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने कनाडा, साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस इंडेक्स में तुर्की भारत से आगे है। इंडेक्स डिप्लोमेसी ग्लोबल साउथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। इस इंडेक्स में कहा गया कि भारत अफ्रीका में अपने पांव फैलाने का काम कर रहा है। साल 2021 में भारत की तरफ से जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किए गए उसमें से 75% तो अफ्रीकी देशों में ही शुरू किया गया। यही कारण है कि भारत की डिप्लोमेसी रैंकिंग लगातार इंक्रीज भी हो रही है। हालांकि भारत जिन देशों से इस रैंकिंग में पीछे दिखाई दे रहा है उसका एक बड़ा कारण भारत का स्टाफ है, यानी कि भारत के डिप्लोमेट बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम संख्या में दूसरे देशों में तैनात हैं। ये भी एक कारण है कि भारत को टॉप 10 से बाहर इस लिस्ट में रखा गया है। वैसे दोस्तों डिप्लोमेसी रैंकिंग में तुर्की का भारत से ऊपर होना क्या ये सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव रूस और चीन के बीच में देखने को मिला है। दरअसल रूस ने चीन के लिए अपने 150 साल पुराने नियम को भी तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इससे सीधा खतरा जापान और आगे चलकर भारत को होने वाला है। दरअसल ट्यूमन रिवर जो कि जापान के सागर तट तक जाती है, 1860 से रूस चीन को इस नदी के जरिए जापान के सागर तक
पहुंचने का एक्सेस नहीं देता था और उसके कारण ही चीनी जहाज अब तक यहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अब चीन और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद रूस ने इस नियम में बदलाव करने का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, जिसके बाद इस सागर पर समझौता हो गया। अब रूस की इजाजत के बाद चीन के बड़े बड़े जहाज इस सागर तक पहुंच पाएंगे। हालांकि इसमें नॉर्थ कोरिया की भी इजाजत की आवश्यकता होगी, लेकिन रूस के साथ उसके रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ तक कि कल ही एक क्लिप सामने आई जिसमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और रूस के राष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दिए। ऐसे में लगता नहीं है कि नॉर्थ कोरिया रूस को मना कर पाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी जापान के सागर में पहुंचने के लिए चीन को इजाजत दे सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के लिए भी आने वाले समय में ये खतरा बन सकता है और साथ ही जैसे ही चीन के जहाज इस सागर में प्रवेश करेंगे तो सीधा खतरा जापान के लिए ये बन जाएगा। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या रूस को ऐसा स्टेप लेना चाहिए था या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों ताइवान और भारत को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि ताइवान के उप विदेश मंत्री चुंग क्वांग ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रपति चीन से नहीं डरते। दरअसल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के बीच हुई बातचीत के बाद आपत्ति जताई थी। इसके बाद ताइवान ने यह बयान दिया कि ताइवान के राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत और साथ ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी थी। इसी बात से चीन नाराज है। इसके अलावा ताइवान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ताइवान में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं और ये भारत में ताइवान के बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब पहले से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ताइवान के बारे में जो भी अध्ययन करना चाहता है उनका हम स्वागत करते हैं। वहीं चीन की आपत्ति की बात करें तो चीन ने भारत और ताइवान की बातचीत का विरोध किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी चीन का एक अभिन्न हिस्सा है और दुनिया में बस एक ही चीन है। इसी के ऊपर ताइवान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को चीन को दरकिनार करके शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों भारत और अर्मीनिया के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों को लेकर है। दरअसल अर्मीनिया भारत से कई बड़े हथियार खरीद रहा है। दरअसल अर्मीनिया को अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों से निपटने के लिए हथियारों की आवश्यकता है। हाल ही में अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसके बाद रूस के सैनिक वहां खड़े रहे और कोई भी एक्शन नहीं लिया और अजरबैजान ने अर्मीनिया के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद से रूस पर से अर्मीनिया का भरोसा उठ रहा है और वह भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। अर्मीनिया ने भारत के साथ कई बड़े हथियारों की डील की है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई बड़े हथियार शामिल है। इसके अलावा अर्मीनिया अब मीडियम रेंज के हथियार भी चाहता है, जिसमें वह MR-SAM और आकाश NG को इंपोर्ट करना चाहता है। बता दें कि अर्मीनिया की एक टीम भारत में आकर इन हथियारों पर स्टडी भी कर रही है। इसके अलावा अर्मीनिया को तुर्की की मदद से अजरबैजान को मिले ड्रोन और मिसाइल रॉकेट से काफी ज्यादा खतरा है। इसी वजह से अर्मीनिया सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल और हथियार भारत से चाहता है। इसी कारण से अर्मीनिया ने आकाश NG पर रुचि दिखाई है, जो कि काफी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मीडियम रेंज की मिसाइलों को निस्तेनाबूद करने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को अपने MR-SAM को अर्मीनिया को सप्लाई करना चाहिए या फिर भारत को अपने इस डिफेंस सिस्टम को किसी भी देश को नहीं देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत को रूस से जब कोई भी सामान इंपोर्ट करना होता था तो उसे स्विच कैनल का एक रास्ता चुनना पड़ता था, लेकिन भारत ने अब इसका विकल्प निकाल लिया है। दरअसल भारत रूस के साथ कुकिंग कॉल को इंपोर्ट करना जा रहा है और ये पूरा इंपोर्ट ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए होगा, जिसकी डील भारत ने पिछले महीने ही की है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि भारत अगर इस पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी बिजनेस डील के लिए करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत रूस के साथ क्रिटिकल कोल मिनरल को इंपोर्ट करने जा रहा है। हालांकि अमेरिका ये भी कहता है कि भारत को ऐसे मिनरल्स रूस से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। बता दें कि अब तक इस सामान को इंपोर्ट करने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल होता था उसके जरिए 40 दिन का समय लगता था, लेकिन अब भारत चाबहार पोर्ट के जरिए INSTC के माध्यम से इंपोर्ट करेगा, जिसके तहत सामान केवल
25 दिन में भारत इंपोर्ट हो जाएगा। वहीं इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो रूस से भारत इस वक्त 200% तक कुकिंग कोल के इंपोर्ट को बढ़ा चुका है। भारत का इंपोर्ट 10 साल के सबसे सर्वोत्तम रिकॉर्ड पर है। वहीं इस रास्ते से भारत का कॉस्ट रिडक्शन होगी। इसके अलावा भारत के गुजरात और मुंबई पोर्ट से चाबहार पोर्ट काफी नजदीक भी है, तो सामान जल्दी भारत आएगा। साथ ही बिना किसी रुकावट के सामान भारत में शांतिपूर्ण तरीके से आ पाएगा। बता दें कि भारत पहली बार चाबहार पोर्ट के जरिए क्रिटिकल मिनरल का इंपोर्ट कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में भारत इसी रास्ते के जरिए कच्चा तेल भी मंगवा सकता है। इसके अलावा भारत में रूस से इंपोर्ट हुए कुकिंग कोल की और नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने 4.48 मिलियन टन का इंपोर्ट किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.2 टन हो चुका है। भारत पहले इस कोल के लिए ऑस्ट्रेलिया पर काफी डिपेंडेंट था और भारत की ऑस्ट्रेलिया से डिपेंडेंसी भी अब कम हो रही है और भारत रूस से ज्यादा सामान खरीद रहा है। वैसे दोस्तों, भारत के इतने इम्पोर्टेंट कदम के बाद आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि खालिस्तानी समर्थक गुरपवन सिंह पन्नू से जुड़ी हुई है। बता दें कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया। निखिल ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका लाया गया था। अमेरिका की सरकार के अनुरोध के बाद ही निखिल को वहां से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा निखिल के वकील ने भी कहा है कि वो निर्दोष है और उन्हें गलत तरीके से आरोप लगाकर फंसाया गया है। लेकिन न्यूयॉर्क कोर्ट में निखिल गुप्ता की हिरासत को 28 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि उनके वकील ने तो जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। मामले की बात करें तो पिछले साल 30 जून को निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अरेस्ट किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसों के लिए हत्या करने और साजिश रचने का काम किया है। अमेरिका के नियमों के मुताबिक इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। आरोप है कि भारत के किसी सरकारी अधिकारियों के इशारे पर उन्होंने हत्या रचने का काम किया था। इसके लिए उन्हें $1 लाख भी दिए गए थे। हालांकि ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि अमेरिका अभी तक कोई भी सबूत इसके खिलाफ पेश नहीं कर पाया है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।